एवरीवन, दृष्टि के टीचिंग एग्जाम यूट्यूब चैनल में एक बार फिर से आपका स्वागत है। मैं हूं गीतांजलि। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हम यहाँ पर एक खास सीरीज पर चर्चा कर रहे हैं जिसका नाम है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डिस्कशन, जिसमें हमने क्या शामिल किया है। जिसमें हमने शामिल किया है दिसंबर 2023 के यूजीसी नेट के प्रश्न पत्र में भूगोल से किस तरीके से प्रश्नों को पूछा गया है, प्रश्नों को पूछे जाने की प्रवृत्ति क्या रही है, और सबसे इंपॉर्टेंट बात, जब आप किसी एग्जाम को देना चाहते हैं, जैसे आप नेट जेआरएफ देना चाहते हैं या इस एग्जाम को क्वालिफाई करना चाहते हैं, तो सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है कि आप इस पूरे पाठ्यक्रम को समझने की कोशिश करें। आप भूगोल की जो आपके पास पाठ्यक्रम है, इस सिलेबस को ठीक से जाना है, और उससे इंपॉर्टेंट बात कि आपने पिछले वर्षों के प्रश्न पत्रों को हल किया है कि नहीं। क्योंकि यदि आप किसी एग्जाम को क्वालिफाई करना चाहते हैं तो इन दो चीजों पर आपको ध्यान रखना होगा। सबसे पहले आपको पूरा पाठ्यक्रम पता होना चाहिए, सिलेबस क्या है, और इसके बाद आपको पता होना चाहिए कि प्रीवियस ईयर्स में कैसे प्रश्नों को पूछा गया है, किस तरीके से प्रश्नों को फ्रेम किया गया है। ठीक है, तो अब यदि बात करें कि दिसंबर 2023 के पेपर में किस तरीके से प्रश्नों को फ्रेम किया गया है, तो इसके बारे में हम चर्चा कर रहे हैं। हमने इकाई 1, 2, 3, 4 और 4 यूनिट से संबंधित प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन पर चर्चा कर ली है। आज हम जानेंगे भूगोल के पाठ्यक्रम के 5वीं यूनिट के बारे में और 5वीं यूनिट से पूछे गए दिसंबर 2023 के प्रश्नों के बारे में, और किस तरीके से इन प्रश्नों को आपको डील करना है इसे भी समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है, यूनिट 5 का नाम क्या है, ध्यान रखिएगा, जनसंख्या एवं अधिवास भूगोल, यानी पॉपुलेशन एंड सेटलमेंट ज्योग्राफी। पॉपुलेशन और एंड सेटलमेंट ज्योग्राफी, इन दोनों ज्योग्राफी से संबंधित, जनसंख्या और अधिवास दोनों से संबंधित जो भूगोल है उससे किस तरीके के प्रश्नों को फ्रेम किया गया है और आपको यहाँ पर किन किन चीजों पर ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है। ठीक है, तो देखते हैं सबसे पहले हमारे पहले प्रश्न को। हमारा पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से सही कथन या कथनों को पहचानिए। आपको क्या बताना है, सही कथन को पहचानना है। ठीक है, हमारे सामने कथन क्या है, ली का गतिशीलता संक्रमण मॉडल प्रवास और जननांकी संक्रमण के बीच संबंध स्थापित करता है। दूसरा है, रेवेनस्टीन ने दूरी क्षय को प्रवास के एक नियम के रूप में पहचाना। तीसरा कथन है, अंतरायिक अवसर मॉडल स्टॉफर ने दिया था। और चौथा कथन है, व्हाइट ऑस्ट्रेलिया नीति का उद्देश्य विश्व के सभी भागों से प्रवासियों को बिना अवरोधों के शांतिपूर्ण बसाना था। ठीक है, निम्नलिखित विकल्पों में से सही उत्तर चुनिए। आपके पास ऑप्शन क्या है, केवल 1, 2, 3, केवल 2, 3, 4, केवल 1, 4, केवल 2 और 3। सबसे इंपॉर्टेंट बात, जब आप ऐसे प्रश्नों को डील करें तो आपको पता होना चाहिए कि आपने जो मॉडल पढ़े हैं जनसंख्या के, आपने अधिवास के संबंध में जो भी चीजें पढ़ी हैं, जितने भी मॉडल को आपने पढ़ा है, आपने उन्हें ठीक से रिवाइज किया है कि नहीं, और बेसिकली वो मॉडल किससे जुड़े हुए हैं। इसके अलावा आपको यह भी जानना है कि आपने जनसंख्या से जुड़े, अधिवास से जुड़े जितने मॉडल पढ़े हैं वे मॉडल किसने दिए हैं, यानी आपको उन सभी भूगोल वेत्ताओं का नाम भी पता होना चाहिए, यानी आपको उन सभी सिद्धांत के बारे में पता होना चाहिए, वे सिद्धांत किसने दिए हैं ये पता होना चाहिए, और वह सिद्धांत किससे जुड़ा हुआ है, और इस सिद्धांत के भीतर किन 2, 3, 4 चीजों के बीच अंतर संबंधों की बात की गई है। ठीक है, यानी किन के अंतर संबंधों की बात की गई है ये भी जानने की जरूरत है। उस पूरे सिद्धांत में किन के बारे में चर्चा की गई है, ये सारी चीजें समझने, इन्हें याद रखने की जरूरत है। ठीक है, अब यदि हम इस प्रश्न को हल करने की बात करें तो देखिए क्या लिखा है, ली का गतिशीलता संक्रमण मॉडल प्रवास और जननांकी संक्रमण के बीच संबंध स्थापित करता है। यह कथन हमारा गलत है। क्यों? क्योंकि ऐसा नहीं है इनके मॉडल में। दूसरा, रेवेनस्टीन ने दूरी क्षय को प्रवास के एक नियम के रूप में पहचाना। देखिए, अब इसमें यदि हम बात करें रेवेनस्टीन की, तो रेवेनस्टीन ने दूरी क्षय यानी दूरी में होने वाली कमी या दूरी में होने वाली वृद्धि, इंपॉर्टेंट बात है कि रेवेनस्टीन ने यह बात बताई है, यानी रेवेनस्टीन ने कहा है कि जो प्रवास है वह दूरी क्षय को प्रभावित करता है, या कह सकते हैं कि दूरी क्षय को प्रवास के एक नियम के रूप में इन्होंने स्थापित किया है, पहचाना है। कैसे पहचाना है? इन्होंने कहा है कि किसी भी आप परिवार को देखेंगे तो उस परिवार में जो वयस्क व्यक्ति होगा वह अधिक दूर तक प्रवासन कर सकता है।
जो महिला है वह कम दूरी तक प्रवासन करती है। तो ऐसे में आप समझिए कि दूरी के बारे में उन्होंने बात कर दी, दूरी 6 के बारे में बात कर दी प्रवासन के संदर्भ में, और किसने की? रेवेनस्टीन ने की, यानी यह कथन क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। फिर अंतरायिक अवसर मॉडल स्टॉफर ने दिया था, यह कथन भी बिल्कुल सही है, आप इसे सीधे ही टिक कर सकते हैं यदि आपने पढ़ा होगा इसके बारे में तो। और अगला है व्हाइट ऑस्ट्रेलिया पॉलिसी, व्हाइट ऑस्ट्रेलिया नीति। इसका उद्देश्य विश्व के सभी भागों से प्रवासियों को बिना अवरोधों के शांतिपूर्ण बसाना, यह बात होगी गलत। क्यों? क्योंकि व्हाइट ऑस्ट्रेलिया जो पॉलिसी है वह किससे जुड़ी हुई है? वह है जो गैर श्वेत व्यक्ति हैं या गैर श्वेत जो अप्रवासी हैं, उन्हें ऑस्ट्रेलिया में रुकने से रोकने के लिए इस पॉलिसी को लाया गया था। यानी व्हाइट ऑस्ट्रेलिया पॉलिसी का मुख्य उद्देश्य यह नहीं है कि बिना अवरोधों के शांतिपूर्ण तरीकों से उन्हें बसाना। व्हाइट ऑस्ट्रेलिया नीति का उद्देश्य यह था कि जो गैर श्वेत व्यक्ति हैं, या आप कह सकते हैं जो अश्वेत अप्रवासी हैं, इनको ऑस्ट्रेलिया में रहने देने से या रहने से रोकना। ठीक है, तो यहाँ पर यह कथन भी क्या हो जाएगा? गलत। यहाँ पर पहला और चौथा कथन गलत है, दूसरा और तीसरा कथन सही है। इस तरीके से इस प्रश्न के सही जवाब की बात करें तो ऑप्शन डी 2 और 3 कथन सही है, इसलिए ऑप्शन डी इस प्रश्न का सही जवाब होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न है भारत में जनसंख्या वृद्धि दर, जो कि प्रतिशत में, ध्यान रखें, जनसंख्या वृद्धि दर, भारत में जनसंख्या वृद्धि दर के आधार पर निम्नलिखित जनगणना वर्षों को अवरोही यानी अधिकतम से न्यूनतम के क्रम में व्यवस्थित कीजिए। ध्यान रखिएगा, जब भी अवरोही की बात की जाए यानी आपको क्या बताना है? सबसे बड़ा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा और फिर उससे छोटा, यानी घटते क्रम के बारे में बात करना है। ठीक है, तो इसीलिए क्या कहा गया है यहाँ पर? अधिकतम से न्यूनतम के क्रम में व्यवस्थित करना है। और बताना क्या है? आपको बताना है जनसंख्या वृद्धि दर। ठीक, अब आपके पास ईयर्स है, कब कब जनगणना हुई है उसी अनुसार। 1961 की जनगणना, 1971 की जनगणना, 1991 की जनगणना, 2011 की जनगणना। निम्नलिखित विकल्पों में से सही उत्तर को चुनना है। हमारे पास जो विकल्प है उनमें 2 3 1 4, 3 2 4 1, 2 3 4 1, 3 2 1 और 4 मौजूद है। अब यदि हम बात करें जनसंख्या के संदर्भ में तो ध्यान रखें, जो हमारे पास जनसंख्या वृद्धि देखी गई, जनसंख्या वृद्धि सबसे पहली बात की क्या है? तो जनसंख्या वृद्धि को ध्यान रखिएगा, एक निश्चित समय अंतराल में, एक निश्चित समय अंतराल में किसी देश या किसी राज्य में जो निवासी रह रहे हैं, जो निवासी या जो वहां नागरिक रह रहे हैं, उन नागरिकों की संख्या में होने वाले परिवर्तन को, इन नागरिकों की संख्या में होने वाले परिवर्तन को, संख्या में होने वाले परिवर्तन को जनसंख्या वृद्धि कहा जाता है। होने वाले परिवर्तन, कितने परिवर्तन देखने को मिला, कितनी जनसंख्या वृद्धि देखने को मिली, इसे ही जनसंख्या वृद्धि के नाम से जाना जाता है। जब इसकी हम दर के रूप में, प्रतिशत के रूप में गणना करते हैं, ध्यान रखें, तो इसे हम जनसंख्या वृद्धि दर कहते हैं। भारत की यदि हम बात करें, भारत में जनसंख्या वृद्धि दर की बात करें तो इन चारों जनगणनाओं में जो सबसे ज्यादा वृद्धि दर देखने को मिली थी वह वर्ष 1971 में देखने को मिली थी, लगभग 2.2% की वृद्धि। अपने आप में ये बड़ी बात थी कि जनसंख्या वृद्धि की जो दर थी वर्ष 1971 में वह 2.2 थी। उससे थोड़ी कम, इन 4 वर्षों की ही बात की जा रही है, तो उससे थोड़ी कम जनसंख्या वृद्धि दर देखने को मिली थी वर्ष 1991 में। ध्यान रखें, 2.2 से कम थी, लेकिन अन्य 2 जनगणनाओं से अधिक थी, क्योंकि आपको सबसे ज्यादा, फिर उससे कम, फिर उससे कम और फिर सबसे कम के बारे में बात करनी है। तो सबसे ज्यादा जनसंख्या वृद्धि दर किसकी थी? 1971 में थी, ध्यान रखिएगा, यानी 2 हमारा सबसे पहले आएगा। ठीक, फिर उसके बाद वर्ष 1991 की जनगणना में जनसंख्या वृद्धि दर देखी गई। उसके बाद थोड़ी सी कम जनसंख्या वृद्धि दर कहां पर देखी गई? वर्ष 1961 में देखी गई, लगभग 2% के आसपास। ठीक है, तो यहाँ पर 1 आ जाएगा। फिर उससे कम जनसंख्या वृद्धि दर देखी गई 2010
2011 की जनगणना में लगभग 1.64% के आसपास, यानी यहाँ आएगा नंबर 4। ठीक है, तो आप देखिए क्रम क्या है, 2 3 1 4, 2 3 1 4 आपको देखना है ऑप्शन ए, 2 3 1 4 ऑप्शन ए इस प्रश्न का सही जवाब होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगले प्रश्न को, अगले प्रश्न पर चर्चा करते हैं। अगला प्रश्न है शहरीकरण। ध्यान रखिए, आपको पता होना चाहिए भूगोल यदि आप पढ़ रहे हैं कि शहरीकरण क्या है। ठीक, शहरीकरण की प्रक्रिया से संबंधित सही कथनों की पहचान कीजिए। संबंधित सही कथन हो सकता है, यहाँ पर यह भी लिखा जा सकता था कि निम्नलिखित में से कौन से कथन सही नहीं है। ठीक, लेकिन यहाँ पर क्या पूछा जा रहा है, सही कथनों की पहचान करना है। आपके सामने कथन लिखे हुए हैं, शहरीकरण एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें भूमि तथा वहां के निवासी शहरी हो जाते हैं। ये किसने कहा है, स्मेल्स ने। ठीक है, दूसरा कथन है शहरीवाद जीवन जीने का एक तरीका है। यह किसने कहा है, विर्थ ने। थर्ड है डेविस ने विशिष्टीकरण तथा शहरी जनसंख्या की वृद्धि के बीच के संबंध को रेखांकित किया। ध्यान रखिए क्या पूछा जा रहा है, क्या कहा जा रहा है कि डेविस ने विशिष्टीकरण तथा शहरी जनसंख्या की वृद्धि के बीच के संबंध को रेखांकित किया है। चौथा है कार्टर का तर्क है कि शहरीकरण तभी होता है जब शहरी जनसंख्या की वृद्धि दर राष्ट्र की औसत जनसंख्या वृद्धि दर को पार कर जाती है। आपको क्या बताना है, इन चारों कथनों में से निम्नलिखित विकल्पों में से सही उत्तर का चयन करना है। आपके पास ऑप्शन है केवल 1 3, केवल 2 4, केवल 1 2, केवल 3 और 4। ठीक है, आइए इन कथनों की हम व्याख्या करते हैं और इन्हें समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, जब शहरीकरण की बात आती है तो हम सभी जानते हैं कि जो शहरीकरण है वह क्या है, वह है जहां पर अधिक सुविधाएं हो, सारी सुविधाएं एक साथ मौजूद हो गई हो और वहां पर जो लोगों का रहने का जीवन स्तर है वह उच्च हो गया हो ग्रामीण परिवेश की तुलना में। ठीक, और सारी चीजें अवेलेबल हैं, औद्योगिक फैक्ट्रियां हैं। अब यदि हम बात करें इन पर्टिकुलर भूगोल वेत्ताओं के संदर्भ में, तो देखिए स्मेल्स ने क्या कहा है कि शहरीकरण एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें भूमि तथा वहां के निवासी शहरी हो जाते हैं। देखिए, अगर हम स्मेल्स की इस बात पर गौर फरमाएं तो देखिए आपको कहीं ना कहीं यह बात सही लग रही होगी। बिल्कुल सही बात है कि जहां जिसमें भूमि और वहां के निवासी क्या हो जाते हैं, शहरी हो जाते हैं। बिल्कुल सही है। ठीक है, तो यहाँ पर पहला कथन सही। दूसरा कथन है शहरीवाद जीवन जीने का एक तरीका है। विर्थ, बिल्कुल यह बात भी इनकी सही है। विर्थ ने यह बात कही है कि जो शहरीवाद है वह क्या है, वह जीवन जीने का एक तरीका है, क्योंकि जो शहर के लोग हैं उनका अपनी एक जीवन शैली हो जाती है, वह उसी तरीके से अपनी जीवन जीते हैं। ठीक, फिर तीसरा कथन है कि डेविस ने विशिष्टीकरण तथा शहरी जनसंख्या की वृद्धि के बीच के संबंध को रेखांकित किया है। यह कथन है गलत, क्योंकि ऐसा नहीं है, डेविस ने यह नहीं किया है। अगली बात, कार्टर की यदि हम बात करें तो कार्टर का तर्क क्या था कि शहरीकरण तभी होता है जब शहरी जनसंख्या की वृद्धि दर राष्ट्र की औसत जनसंख्या वृद्धि दर को पार कर जाती है, जो कि बिल्कुल गलत है। क्यों? क्योंकि शहरी जनसंख्या की वृद्धि दर, मान लीजिए शहरों में जो जनसंख्या की वृद्धि दर क्या वो इतनी ज्यादा बढ़ गई कि वे औसत जनसंख्या वृद्धि दर को पार गई? नहीं, जबकि शहरों में क्या होता है, थोड़ी सी अवेयरनेस आती है। ठीक है, तो यहाँ पर जो चौथा कथन है वह क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। 1 और 2 कथन सही हो जाएगा। आपको बताना है, सही उत्तर का चयन करना है। 1 और 2 सही है, यानी ऑप्शन सी इस प्रश्न का सही जवाब है। चलिए बढ़ते हैं, अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है, नीचे 2 कथन दिए गए हैं, एक अभिकथन एक ही रूप में है और लिखित है, और दूसरा है उसके कारण के रूप में, जिसे हम आर कहते हैं, रीजन के रूप में आप कह सकते हैं, असर्शन एंड रीजन। अब आपको अभिकथन ए क्या दिया हुआ है, नगरीय ऊष्मा द्वीप। आपने अर्बन हीट आइलैंड के बारे में सुना होगा, अर्बन हीट आइलैंड। तो नगरीय ऊष्मा द्वीप वह महानगरीय क्षेत्र है जो आसपास के ग्रामीण क्षेत्रों से अधिक क्या है, गर्म होता है। और दूसरा, इसका कारण बताया जा रहा है। कारण क्या बताया जा रहा है कि महानगरीय क्षेत्रों में वहां की जनता, वहां के भवनों, कारों, बसों और ट्रेनों की ऊर्जा से गर्मी उत्पन्न होती है। अब आपको क्या बताना है कि उपर्युक्त कथनों के आलोक में निम्नलिखित विकल्पों में से सही उत्तर का चयन करिए। क्या आपको ऐसा देखकर लग रहा है कि ए और आर दोनों कथन सत्य हैं और आर ए की सही व्याख्या है, या ए और आर दोनों सत्य है लेकिन आर ए की सही व्याख्या नहीं है, या ए सत्य है लेकिन आर असत्य है, ए असत्य है लेकिन आर सत्य है? अब आप बताएं, यदि हम अर्बन हीट आइलैंड की बात करें, नगरीय ऊष्मा द्वीपों की बात करें, तो हम सभी जानते हैं नगरीय ऊष्मा द्वीप यानी हम उन महानगरीय क्षेत्रों की बात कर रहे हैं जहां का तापमान ग्रामीण क्षेत्रों की तुलना में अधिक है, जहां पर ऊष्मा ज्यादा है, जहां का क्षेत्र क्या है, गर्म ज्यादा है।
यानी उन महानगरीय क्षेत्रों की बात कर रहे हैं हम जहां पर सड़कें कंक्रीट से निर्मित है, जहां भवनें पत्थर और सीमेंट से निर्मित है, जहां ईंटों का प्रयोग करके बड़ी बड़ी लंबी ऊंची इमारतों का निर्माण किया गया है और इन इमारतों की वजह से जो गलियां हैं वे क्या हो गई हैं, सक्रिय हो गई हैं। यानी जो प्राकृतिक हवा का संचालन होता है वह क्या हो गया है, प्रतिबंधित हो गया है, या आप कह सकते हैं उसमें अवरोध उत्पन्न हो गया है, जिस वजह से क्या होता है, इन कंक्रीट बड़ी सड़कों की वजह से, बड़ी बड़ी इमारतों की वजह से आसपास जो हवा का प्रवाह है या जो प्राकृतिक हवा का संचालन है वह प्रभावित होता है, और जिसके कारण क्या हो रहा है, जो शहरें हैं जो बड़ी बड़ी इमारतों से निर्मित है इनमें गर्मी या ऊष्मा बढ़ गई है। और इस ऊष्मा के बढ़ने की वजह से, क्यों, क्योंकि यहाँ पर देखिए जहां भी बड़े बड़े शहरों महानगरों का निर्माण होता है वहां पेड़ पौधों को भी काट दिया जाता है, तो ऐसे में इनके निर्माण में वहां पर औद्योगिक गतिविधियां भी अधिक बढ़ जाती हैं। तो यहाँ पर क्या होता है, यहाँ का जो पूरा क्षेत्र है वह क्या होता है, गर्म होता है, और इसे ही नगरीय ऊष्मा द्वीप के रूप में जाना जाता है। कारण के रूप में क्या कहा जा रहा है कि महानगरीय क्षेत्रों में जो जनता है, जो लोग वहां रह रहे हैं, बड़े बड़े ऊंचे ऊंचे भवन हैं, कार हैं, बसें हैं, ट्रेन हैं, इनकी ऊर्जा से गर्मी उत्पन्न होती है। यह बात बिल्कुल सही है, ठीक है। यानी अभिकथन और कारण दोनों सही हैं, और जो कारण है यह एक ही व्याख्या है, ठीक है। तो इस प्रश्न की सही जवाब की बात करें तो ऑप्शन ए इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। ए और आर दोनों सत्य है और आर ए की सही व्याख्या है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है विश्व जनसंख्या 2022 के संबंध में सही कथनों को पहचानिए। देखिए आपको इसे क्या समझ में आ रहा है ऐसे प्रश्नों से, देखिए कि जो कंसेप्ट है आपको उन कंसेप्ट को भी समझने की जरूरत है, जिसके लिए ज्योग्राफी कंसेप्ट टॉक हमने शुरू किया था, जिसमें हमने पूरे भूगोल की जो 10 यूनिट हमारे पास हैं उनके हमने खास टॉपिक को चुना था, उन टॉपिक्स के कंसेप्ट को हमने समझने की कोशिश की थी कि किसी भी फिनोमेना के पीछे की वजह क्या है, ठीक है। इसलिए यहाँ पर अर्बन हीटलैंड एक आप कंसेप्ट के रूप में समझ सकते हैं, और हमने अर्बन हीटलैंड को उस कंसेप्ट की सीरीज में कवर भी किया है, ठीक है। और वहां पर हमने कारण भी बताए हैं कि इसके यदि यह रीजन है या यदि यह कारण, यहाँ पर यह समस्या है तो इसका कारण क्या है, ठीक है। तो आप इस प्रश्न को बहुत आसानी से डील कर पाते हैं यदि आपने उन चीजों को ठीक से पढ़ा होगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, और इस प्रश्न की यदि हम बात करें तो आप देखिए ये कहीं ना कहीं करंट अफेयर का प्रश्न है, यानी आपने विश्व जनसंख्या पढ़ा तो मानव भूगोल के जनसंख्या भूगोल के अंतर्गत, लेकिन क्या आपने उसे करंट अफेयर से कनेक्ट करके देखा, क्या आपने अभी वर्तमान में जो चीजें चल रही हैं उसे जोड़कर उसे देखा। यदि आप उसे जोड़कर उसे देखते हैं, उसे जोड़कर पढ़ते हैं तो आप इन प्रश्नों को आसानी से हल कर पाएंगे, ठीक है। तो विश्व जनसंख्या 2022 के संबंध में सही कथनों को पहचानिए। आपके सामने कथन क्या है, अधिक विकसित देश विश्व की जनसंख्या के 1/3 भाग का गठन करते हैं। दूसरा है अशुद्ध मृत्यु दर कम विकसित देशों की तुलना में अधिक विकसित देशों में ऊंची होती है। तीसरा कथन है विश्व जनसंख्या का 1/4 भाग 15 वर्ष से कम आयु वर्ग में है। और चौथा कथन है विश्व जनसंख्या में ग्रामीण जनसंख्या का हिस्सा नगरीय जनसंख्या से अधिक है। देखिए अब आपको क्या बताना है, निम्नलिखित विकल्पों में से सही उत्तर का आपको चयन करना है। अगर हम इस प्रश्न की बात करते हैं और इस प्रश्न को हल करने की बात करते हैं तो आपके पास ऑप्शन है केवल 1, 2, 3, केवल 2, 3, केवल 3, 4, 1, 3 और 4। इस प्रश्न को हल करने के लिए इंपॉर्टेंट बात क्या है कि आपको इसके तथ्यों के बारे में जानकारी हो। तो ध्यान रखिएगा, विश्व जनसंख्या की जब हम बात करते हैं तो यहाँ यह कथन सही हो जाता है। क्या सही हो जाता है कि विश्व जनसंख्या का 1/4 भाग 15 वर्ष से कम आयु वर्ग में है। यह कथन क्या है, यह कथन यहाँ सही हो जाता है, ठीक है। अब यदि हम बात करें पहले कथन के बारे में, अधिक विकसित देश विश्व की जनसंख्या के 1/3 भाग का गठन करते हैं, गलत। क्योंकि आपने जब विश्व जनसंख्या 2022 के बारे में देखा होगा तो आपने इसमें देखा होगा कि आधे से अधिक जनसंख्या का जो कवर हो रही है वह तो एशिया से ही कवर हो रही है। तो वहां पर इसी आधार पर आप पहले वाले हिस्से को यहाँ पर हटा सकते हैं। दूसरा क्या है, दूसरा है अशुद्ध मृत्यु दर कम विकसित देशों की तुलना में अधिक विकसित देशों में ऊंची है। बिल्कुल सही बात है। अशुद्ध मृत्यु दर यानी क्या, यहाँ पर आप पूरे एक क्षेत्र में जो जनसंख्या है
या आप कह सकते हैं 1000 लोगों में मरने वाले या मृत्यु होने वाले लोगों की संख्या को काउंट किया जाता है। इसे औसत के रूप में देखा जाता है, इसलिए इसे अशुद्ध मृत्यु दर कहते हैं। क्यों? क्योंकि औसत में कहीं ना कहीं कोई मिस्टेक या कोई, आप देखते हैं जब भी कोई उच्च सेंसिटिव कारण होगा तो कहीं ना कहीं वह औसत को भी प्रभावित करेगा। तो इसलिए कह दिया जाता है कि जब औसत के रूप में गणना की जाएगी अशुद्ध मृत्यु दर की, तो वह कहीं ना कहीं क्या होगी, हो सकता है कि उसमें कोई फॉल्ट भी आ जाए, कहीं कोई परिवर्तन भी देखने को मिल सकता है। ठीक है, और यहाँ पर क्या कहा जा रहा है, अशुद्ध मृत्यु दर कम विकसित देशों की तुलना में अधिक विकसित देशों में ज्यादा ऊंची है। बात बिल्कुल सही है, क्योंकि वहां पर औसत के रूप में माप लिया जाता है और वहां पर यह ज्यादा ऊंची है। तो दूसरा कथन और तीसरा कथन दोनों सही हैं। चौथे कथन की यदि बात करें, चौथा कथन क्या कह रहा है, विश्व जनसंख्या में, ध्यान रखिए क्या कहा जा रहा है, विश्व जनसंख्या में, ना कि भारत में। भले ही भारत की अधिकांश जनसंख्या ग्रामीण क्षेत्रों में बसती है, लेकिन विश्व जनसंख्या में ग्रामीण जनसंख्या का हिस्सा नगरीय जनसंख्या से अधिक है। यह बात गलत है। क्यों? क्योंकि 50% से भी अधिक जनसंख्या विश्व की नगरीय जनसंख्या है। ध्यान रखिएगा क्या है, नगरीय जनसंख्या, इसलिए चौथा कथन भी गलत है। तो यहाँ पर 2 और 3 कथन क्या हो जाएंगे, सही हो जाएंगे। इस तरह इस प्रश्न के सही जवाब की बात करें तो ऑप्शन बी 2 और 3, केवल 2 और 3 इस प्रश्न का सही जवाब होगा। इससे आपको ये भी समझ में आया कि आपको कैसे चीजों को कवर करना है और कैसी चीजों को पढ़ना है। कंसेप्ट को भी समझते हुए चलना है, क्योंकि उससे भी प्रश्नों को पूछा जा रहा है। ठीक है, तो आज की वीडियो में इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में कुछ अन्य प्रश्नों के साथ, अगली यूनिट से दिसंबर 2023 में पूछे गए प्रश्नों के साथ। यदि आप इंग्लिश में वीडियो देखना चाहते हैं तो दृष्टि की टीचिंग एग्जाम यूट्यूब चैनल में ही इंग्लिश की भी वीडियो अवेलेबल है, आप विजिट कर सकते हैं और उन्हें भी देख सकते हैं। ठीक है, मिलते हैं, तब तक आप पढ़ते रहिए, रिवीजन करते रहिए। शुक्रिया।